physics creators. My name is Mansi Bhardwaj and this is your channel that is Creative Physics by Mansi Bhardwaj. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताई थी कि कितनी स्ट्रेंथ का हमें डाइलेक्ट्रिक चाहिए, और जब हमने कंडक्टिंग स्लैब को कैपेसिटर के अंदर रखा था तब हमने कैपेसिटेंस बताया था, और जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी। ठीक है, तो ये सब हम कर चुके प्रीवियस लेक्चर में। आज हम बात करते हैं कि एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट क्या होता है। उसी के बेस पे, उसी के प्रिंसिपल पे हमारा जो है लाइटनिंग कंडक्टर वर्क करता है, और उसी के प्रिंसिपल पे हमारा वन डे ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। तो पहले हम करेंगे एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, फिर इसके एप्लीकेशन जिनमें इसका यूज होता है फिर वो करेंगे। ठीक है, तो देखो एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट क्या होता है। मान लेते कि हमारे पास एक यहाँ पे कोई स्फेरिकल शेल ले ली हमने, और यहाँ पे हमने एक इसका जो एंड है वो क्या ले लिया, शार्प ले लिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब हम जब इसको चार्ज देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो हमारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, जब इसको हम चार्ज देंगे यानी हमारे पास ये चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, जब हम निकालेंगे तो हमारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो 1 पाई आर होती है, मतलब आर के इनवर्सली रिलेशन में आती है, क्योंकि चार्ज निकालेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना, ये बनता है, ये रिलेशन आता है। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे यहाँ से जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो R जो है रेडियस ऑफ ए कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेट करती है। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको हम चार्ज देंगे तो क्या होगा कि जो सारा का सारा चार्ज, देखो यहाँ से जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहां पे रेडियस कम होगी वहां पे जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जैसे इस वाले कॉर्नर पे देखो, यहाँ पे रेडियस क्या है, स्मॉल है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी यहाँ पे चार्जेस है वो क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये चार्ज ज्यादा होने के कारण क्या करेंगे, इसके आसपास में जितनी भी एयर है उसको क्या करेंगे, एयर को भी पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे, है ना, क्योंकि जब यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ जो एयर है उसको भी ये चार्ज अप कर देंगे। यहाँ से जो, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है और जो एयर जो एयर को इसने पॉजिटिवली चार्ज किया है उसको ही क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, तो एयर इस डायरेक्शन में रिपेल हो जाएगी। फिर क्या आएगी, और दूसरे साइड से एयर आएंगी, वो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होके फिर से रिपेल हो जाएंगी। मतलब इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट। मतलब यहाँ पे कॉर्नर पे क्या हो रहा है, सारा एक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसके कारण हमारे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा आई, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इसने चारों तरफ जो भी एयर विंड थी उसको क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और चार्ज को रिपेल कर दिया। और जो ये विंड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक विंड, क्योंकि इसने क्या किया, इस सारी जो हमारे पास एयर थी इसके चारों तरफ उसने इसको चार्ज अप कर दिया पॉजिटिवली, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगी, फिर दूसरी एयर इसके और दूसरे साइड से जब एयर आएंगे उनको भी रिपेल करेगा चार्ज अप करके। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रिक विंड। ठीक है, ये जो एयर हमारे चारों तरफ जो एयर होते हैं जो चार्ज अप हो जाते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक विंड बोलते हैं, और जो भी एक्शन होता है इसको हम बोलते हैं एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे जो हमारा लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं और जो हमारी वेन डे ग्राफ जनरेटर है, इस एप्लीकेशन का हम यूज करेंगे उनकी, ठीक है, फॉर्मेशन में। अब देखो एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट के बेस पे हमारा वर्क करता है लाइटनिंग कंडक्टर। देखो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, देखो हमने देखा कि हमारे जो बिल्डिंग्स होते हैं या फिर हमारे जो टावर्स होते हैं मोबाइल वाले, उनके साइड में क्या होता है, एक मेटल की इतनी लंबी इस तरीके से प्लेट होती है बिल्कुल साइड में, यहाँ जैसे ये मान लिया, ये हो गया, ये मान लिया हमारे पास बिल्डिंग होगी, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है, इसके साइड में हमारे पास इस तरीके से ये मेटल प्लेट होगी, इसके चारों तरफ इस तरीके से एक कंडक्टर होता है, लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, देखो यहां से होता है ये ऐसे, और इस वाली बिल्डिंग से ऊपर होता है, इस बिल्डिंग से ऊपर होता है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है कि जो ये मेटल, ये जो कंडक्टिंग, मतलब जो हमने ये लिया ना लाइटनिंग कंडक्टर, ये बिल्डिंग के साइड में होता है। देखो ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि देखो जब हमारी क्या होती है, लाइटनिंग होती है। देखो लाइटनिंग क्या होती है, पहले लाइटनिंग का रीजन देखते हैं। क्यों, हमें पता है कि हमारे क्लाउड कैसे बनते हैं, वाटर वेपर्स के कारण। ठीक है, हमारे जो क्लाउड हम मान लेते हैं कि ये क्लाउड्स हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स के कारण या फिर आइस के छोटे छोटे पीसीस के कारण हमारे क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं। और ये मान लेते हैं हम इस तरीके से हमारी क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। ये हमारा लाइटनिंग कंडक्टर इस बिल्डिंग से ऊपर होता है। और मान लेते हैं कि हमारे जो क्लाउड होते हैं, जैसे ये क्लाउड है, ठीक है, हमें क्लाउड पता है, हमें क्लाउड कैसे बनते हैं, वाटर वेपर्स के कारण। तो क्या होता है, देखो क्लाउड जो है क्या होते हैं, क्लाउड्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये क्या करेंगे, आपस में रब करेंगे। रब करने के कारण इनमें क्या होगा, एक चार्ज प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रबिंग के कारण, है ना। जब आपस में ये मॉलिक्यूल रब करेंगे तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। और हमें पता है कि हमारे क्लाउड क्या है, एक न्यूट्रलाइज, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब चार्ज को ये प्रोड्यूस करेंगे, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। तो मान लेते हैं, और इसमें जो चार्ज के अरेंजमेंट जो होती है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज जो है क्लाउड के नीचे वाले ऊपर वाले सरफेस पे आ जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लाउड्स के नीचे वाले सरफेस पे आ जाता है। इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाती है। तो क्या होता है, देखो ये हो गया, ये वाला नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, क्योंकि देखो ये जो हमने लाइटनिंग कंडक्टर लिया है, ये इस पे देखो जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट का वर्क करेगा। कैसे, देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अपने चारों पॉजिटिव चार्ज अराउंड मतलब प्रोड्यूस कर सकता है ना, इंड्यूस कर सकता है अपने चारों। तो क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कंडक्टर की, जो हमने लाइटनिंग कंडक्टर लिया है उसकी सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस कर देगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपने ऑपोजिट चार्ज को वो इंड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे नेगेटिव जो चार्ज है इस वाले जो हमने लाइटनिंग कंडक्टर जो इसके नीचे है उस पे क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज रिक्रिएट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज कर देगा, यहाँ पे प्रोड्यूस इंड्यूस कर देगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये भी एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट का वर्क करेगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल प्लेट पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर सकता है अपने इसके कारण, है ना, शार्प एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट के कारण, तो अपना ऑपोजिट चार्ज वो इंड्यूस कर सकता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे तो क्या होगा, देखो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, सेम वही एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट का काम होगा। जो ये जो पॉजिटिव प्लेट चार्ज इसके ऊपर जो चार्ज बना है वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ जो भी हमारी विंड है उसको क्या कर देगा, चार्ज अप कर देगा, पॉजिटिव चार्ज कर देगा। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज विंड जाएगी, तो इस वाले जो हमारे पास क्या है, ये जो है नेगेटिव, जो क्लाउड्स के नीचे नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, क्योंकि एयर जा रही है पॉजिटिवली चार्ज, इस वाले जो हमारे क्लाउड्स के नीचे जो नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। और यहाँ पे प्लेट्स पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो जितना चार्ज ये जाएगा यहाँ पे इस प्लेट से होते हुए हमारे जैसे बिल्डिंग पे ना आगे सीधा लाइटनिंग कंडक्टर पे वर्क करेगा, क्योंकि ये तो उसी के साथ वर्क करेगा जो इसके ज्यादा नियर है। तो बिल्डिंग से ऊपर बनाते हैं हम इसको, लाइटनिंग कंडक्टर को बिल्डिंग से ज्यादा हाई बनाते हैं, इसलिए जो ये हमारे क्लाउड्स हैं इसके साथ वर्क करेंगे। तो सारा का सारा चार्ज क्या होता है, इस लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू हमारी अर्थ में आ जाता है, ठीक है, और हमारी बिल्डिंग में कोई भी हार्म नहीं होता। तो लाइटनिंग में जब हम देखते हैं कि बिल्डिंग के या किसी जो हमारी टॉवर होते हैं ना बिजली वाले, उनमें क्या होता है, साइड में एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है, उसमें 3 इस तरीके से होते हैं, और उनपे जो ये सारा काम होता है ये एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट पे होता है। और ये जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है ये थिक वायर से कनेक्ट होता है, थिक वायर होती है जो डायरेक्ट सीधा अर्थ में जा रही होती है। तो जो भी ये प्रोसेस होगा, लाइटनिंग होगी, अगर लाइटनिंग का मान लो इसमें हार्म होगा भी तो ये सीधा किस पे अटैक करेगा, लाइटनिंग कंडक्टर पे। लाइटनिंग कंडक्टर पे अटैक करके सारा का सारा जो चार्ज है, जितना भी करंट होगा सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा, और हमारी जो बिल्डिंग है वो हार्म होने से बच जाती है, ठीक है। इसलिए हमारी जो बिल्डिंग होती है उनमें लाइटनिंग कंडक्टर का यूज किया जाता है, जिससे कि बिल्डिंग को हार्म ना हो, ठीक है। तो ये वर्क होता है लाइटनिंग कंडक्टर का। अब हम बात करते हैं वेन डे ग्राफ जनरेटर। वेन डे ग्राफ जनरेटर भी एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट पे भी वर्क करता है। देखो वेन डे ग्राफ जनरेटर,
जनरेटर। अब देखो इसका, देखो वेन डे ग्राफ जनरेटर नाम क्यों हुआ, ये वेन डे ग्राफ सर ने किया था 1931 में, इसका 1931 ठीक है जनरेटर। अब देखो उन्होंने क्या किया था, अब ये इसका जो प्रिंसिपल था, जो वेन डे ग्राफ जनरेटर होता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखो इसकी जो इसका डायग्राम था वो कुछ इसी तरीके से बनाया गया। पहले देखो इसका प्रिंसिपल, देखो पहले डायग्राम देख लेते हैं। जो ये हमारा वेन डे ग्राफ जनरेटर था, ठीक है, ये था इस तरीके से, इस तरीके से था, ठीक है। अब देखेंगे ये देख बताएंगे कि ये भी क्यों लगाया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, हाई टेंशन, देखो ठीक है, ये हमारी पुली थी, इंसुलेटिंग पुली P1 एंड P2, ठीक है। देखो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले, वेन डे ग्राफ जनरेटर की ये पुलिस थी। पहले हमने क्या किया, हमने एक स्फेरिकल शेल ले लिया, ठीक है। अब देखो ये जो स्फेरिकल शेल थी, इसका भी एक रीजन था कि हमें पता है कि हमारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस पे डिपेंड करती है ना। हमने बताया था एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट, जितना कम रेडियस होगा उतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन हमें स्टोर करने के लिए हमें रेडियस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सरफेस पे होती है ना, हमें तो अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया है। अब देखो P1 P2 हमारे पास इंसुलेटिंग पुलीज है, ठीक है, और यहाँ पे हमने हाई टेंशन की वोल्टेज लगा दी, जिसको हम दे रहेंगे, यहाँ से देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कोम यूज किया, ये कोम है कोई कोम, इसको हम B1 मान लेते हैं, B1, और यहाँ पे एक और कोम लिया जो इससे कनेक्ट है, ये इसको हम मान लेते हैं B2 कोम, ठीक है। ये B1 कोम है, ये B2 कोम है हमारे पास, ये एक पिलर ले लिया हमने, है ना, ये P1 P2, इसके अंदर से हमारे पास चार्ज जाएगा। देखो चार्जर तो बाद में करेंगे, जब इसकी वो करवाएंगे ना एक्शन, ये किस तरीके से वर्क करता है, वर्किंग करवाएंगे तब, ठीक है। ये हो गया, ये हमने क्या ले लिया, एक स्फीयर, इंसुलेटिंग स्फीयर लिया, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, देखो लिखवाते हैं पहले इसकी कंस्ट्रक्शन। देखो वी टेक इंसुलेटिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे ना, इंसुलेटिंग है ना, कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे। फिर हमने क्या किया, पुली P1 एंड P2 ली, पुलिस P1 एंड P2, P1 एंड P2 पुली ली, साथ में हमने हाई टेंशन वोल्टेज ली, हाई टेंशन वोल्टेज, ठीक है। कोम लिया B1 एंड B2। अब ये भी एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट पे वर्क करेगा। अब देखो कैसे वर्क करेगा ये, देखो पहले हम इसके प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। देखो प्रिंसिपल ये किन किन पे करेगा, प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल पहला तो हमारा वही एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट। एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट पे क्यों, क्योंकि यहाँ से चार्ज जाएगा, ये इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज अप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या कर देगा, अपना ऑपोजिट चार्ज को वो इंड्यूस कर सकता है, यहाँ पे क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से प्रोसेस होता रहेगा, ये इसको चार्ज अपने चारों तरफ के पॉजिटिव चार्ज अपने क्रिएट करता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, रिपेल करता रहेगा, और यहाँ पे सरफेस पे वो इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, किस पे बेस है ये, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, ठीक है। और दूसरा हमारा है होलोस्फीयर पे। दूसरा हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था ना, जब हमारे पास होलोस्फीयर होता है तो क्या होता है, जब हमारे पास होलोस्फीयर होता है तब उसको हम चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे हो जाता है ना। तो सेकंड वाला हमारा क्या है, होलोस्फीयर।
व्हेन, देखो हम ऐसे लिख देते हैं, व्हेन चार्ज इज गिवन वी टेक होलोस, जैसे होलोस्फीयर है ना, होलोस्फीयर, जब हम इसको चार्ज देते हैं, व्हेन वी गिव द चार्ज देन द चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन दी सरफेस। ठीक है, तो होलोस्फीयर का ये तो वर्क होता है, तो हमने होलोस्फीयर लिया, तो दूसरा है हमारा प्रिंसिपल इस पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, ये हमारा प्रिंसिपल था। किन किन प्रिंसिपल पे वर्क किया उसने? एक्शन ऑफ ए शार्प पॉइंट एंड होलोस्फीयर। हमने होलोस्फीयर लिया है, जब इसको हम चार्ज देंगे तो सारा चार्ज ये सरफेस पे इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, तो हमारे दो प्रिंसिपल हो गए और ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है, यानी वर्किंग पर। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग। देखो वर्किंग क्या होगी, जब हम यहाँ से हाई टेंशन से, क्योंकि देखो हमें पता है वैन डे ग्राफ जनरेटर में क्या होता है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हाई पोटेंशियल वोल्टेज चाहिए होती है। हाई पोटेंशियल के लिए हम, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाई पोटेंशियल की वोल्टेज के लिए हम वैन डे ग्राफ जनरेटर का यूज कर सकते हैं। हाई पोटेंशियल कब होगा, जब हमारे पास चार्ज बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हमने पोटेंशियल का रिलेशन देखा था ना, क्या होता है, Q by 4 pi epsilon naught R, ये रिलेशन होता है। यानी हमारा पोटेंशियल हाई कब हो सकता है, जब हमारे पास चार्ज ज्यादा हो, है ना। तो देखो, अगर देखो हम यहाँ से हाई टेंशन से चार्ज देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है कि अपना वो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस कर सकता है, तो इस वाले जो हमने कॉम्ब B2 लिया है, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगी पॉजिटिव प्लेट। अब क्या होगा, हमारे जो प्लेट्स हैं ये क्या है, कंडक्टिंग है, तो क्या करेंगी, जो सॉरी प्लेट्स नहीं, जो हमने कॉम्ब ली है ना, ये क्या करेंगी, यहाँ से जो ये चार्ज इसको इंड्यूस होगा, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है इस कॉम्ब के थ्रू इस वाली सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, इस कॉम्ब के थ्रू हमारे यहाँ पे चार्ज जो है इस सरफेस पे आता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा चार्ज इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या होगा, देखो जितना ज्यादा हम यहाँ से चार्ज देते रहेंगे उतना ज्यादा चार्ज हमारी सरफेस पे आता जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और आती है कि अगर यहाँ पे हमारे पास चार्ज इतना हो गया तो एक और हो सकता है कि चार्ज का लीकेज भी तो शुरू हो सकता है। अब चार्ज का लीकेज ना होने के लिए हमने क्या किया है, जो हमने स्फेरिकल सरफेस लिया है, ये स्फीयर लिया है, इसको हमने क्या कर रखा है, जो नाइट्रोजन एंड जो मीथेन गैस है, नाइट्रोजन एंड मीथेन गैस इज एट हाई प्रेशर, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, मीथेन और जो हमारी नाइट्रोजन गैस है उसको हमने फिल कर रखा है इसके चारों तरफ। जो हमने ये लिया है ना, इसके यानी हमने जो ये सरफेस लिया है इसके अंदर रख रखा है, तो इसके बीच में जो हमारी नाइट्रोजन और जो हमारी मीथेन गैस है उसको हाई प्रेशर पे फिलअप कर रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से, तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो चार्ज है, चार्ज बहुत ज्यादा होने के कारण चार्ज की लीकेजिंग भी शुरू हो जाती है, तो उस लीकेज को रोकने के लिए हमने यहाँ से क्या किया, मीथेन और नाइट्रोजन गैस को हाई प्रेशर पे फिलअप कर दिया, जिससे कि चार्ज का लीकेज ना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ये भी लिखेंगे कि हमने क्या किया, इसको इस तरीके से रखा है कि चार्ज का लीकेज ना हो, और वो क्या कैसे रखा है कि हमने मीथेन और नाइट्रोजन गैस का यूज किया है एट ए हाई प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, तो ये हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, देखो हमें बहुत ज्यादा चार्ज मिला ना, हमने कैसे यूज किया, वैन डे ग्राफ जनरेटर का यूज करके हाई टेंशन लगाई, हमने एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट प्रिंसिपल का यूज किया, यहाँ से चार्ज गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस जो कॉम्ब B2 था इसके थ्रू यहाँ से चार्ज किया है, सरफेस पे पहुंच गया। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि हमारी जो चार्ज कैपेसिटी होती है स्फीयर की, हमने क्या प्रीवियस लेक्चर में हम करवा चुके, कैपेसिटी ऑफ एक स्फीयर की क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, ये होती है। ठीक है, ये होती है। तो पोटेंशियल कैसे आ जाएगा, पोटेंशियल हमें पता है, पोटेंशियल ही तो देखना, हाई पोटेंशियल ही तो चाहिए हमें वैन डे ग्राफ जनरेटर से, तो पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है, अगर मान लीजिए ये होता है चार्ज बाय पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, चार्ज बाय कैपेसिटी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू चार्ज और कैपेसिटी हमारे पास कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। अब देखो हमारे पास जितना ज्यादा चार्ज आ जाएगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन है कि पोटेंशियल किस तरीके से इंक्रीज की, क्योंकि यहाँ से चार्ज आता गया, सरफेस पे जमा होता गया, लीकेज होगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसको हाई प्रेशर पे मीथेन नाइट्रोजन गैस को फिलअप कर रखा है, तो लीकेज होगा नहीं, तो और भी ज्यादा सरफेस पे बहुत ज्यादा चार्ज आता जाएगा, और हमें चाहिए, जो वेन डे ग्राफ जनरेटर से हम एक्सेप्ट कर रहे थे, वो क्या मिली हमें? हाई पोटेंशियल मिल जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि चार्ज ज्यादा हो जाएगा और इसलिए हमें क्या मिल जाएगी? हाई पोटेंशियल, इस रिलेशन से, क्योंकि पोटेंशियल और चार्ज क्या है? डायरेक्टली रिलेशन में। तो जितना ज्यादा हमारे पास चार्ज हो जाएगा उतनी ज्यादा हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगी, चार्जेस का लीकेज होगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा होता है वेन डे ग्राफ जनरेटर और आर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इस तरीके से पोटेंशियल मतलब रेडियस कम होगा तो ये सब। ठीक है, तो ये हमारा था वेन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, अब देखो, अब हम इनके बेस पे न्यूमेरिकल करवाते हैं। न्यूमेरिकल्स, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं कि जो हमने लिया था ना, कि जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किस में लिया था? एयर या वैक्यूम में। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया था? दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। तो ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा जो कैपेसिटेंस आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेट कैपेसिटेंस क्वेश्चन फर्स्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट कैपेसिटेंस, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमें क्या निकालनी है? कैपेसिटेंस। ठीक है, विद एरिया, एरिया क्या है? एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, हर एक प्लेट का एरिया हमारे पास क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड सेपरेशन है 1 mm, एंड सेपरेशन 1 mm। ये क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है जब हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया हमारे पास क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेपरेशन है 1 mm का। हमने जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब एयर में रखा तो हमारे पास कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन आया था? दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। हमारे पास ये रिलेशन आया था। यहाँ से कैपेसिटेंस हमें सोल्व करनी है। एरिया देखो, एरिया का क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो जब सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻⁻² आ जाएगा। 10⁻⁻² मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम 10⁻⁴। तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? दैट इज 10⁻⁴। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया? 10⁻⁴ मीटर में चेंज कर लिया। सेपरेशन हमारे पास डी कितना है? 1 mm का। 1 mm को 1 मिलीमीटर को जो मीटर में चेंज करते हैं 10⁻³ मीटर आ जाता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज में रखें तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। दैट इज एक ही जगह पे 10⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 into 10⁻12, है ना। और डी की सेपरेशन हमारे पास क्या? 10⁻3। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ प्लेट? व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट? प्लेट का एरिया निकालना है ऑफ ए 2 फैराड। 2 फैराड मतलब कैपेसिटेंस की बना है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। गिवन दैट सेपरेशन बिटवीन, गिवन दैट सेपरेशन कितना गिवन है? सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज, सेपरेशन कितना गिवन है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हमारे पास एरिया निकालना है हमें। कैपेसिटेंस गिवन है 2 फैराड की। ठीक है, सेपरेशन गिवन है यानी डी कितना है? 0.5 सेंटीमीटर।
जब इसको मीटर में चेंज करेंगे, मान लिया इसको 5/10 लिख लिए, है ना, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू, और ये चला जाएगा ऊपर, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा ना, है ना, ये सेपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एरिया। तो हमारे पास क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने क्या रिलेशन निकाला, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D। हमारे पास C है और D, हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया निकाल लें, क्या आ जाएगा, CD बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस हमारे पास 2 फैराड गिवन है, सेपरेशन D हमारे पास 5 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, दैट इज 8.85, ये होती है ना कांस्टेंट वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, 10⁻12, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, the plates of a parallel plate capacitor, the plates of parallel plate capacitor क्या है, प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ, एरिया गिवन है, हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है, ठीक है, ईच एंड सेपरेटेड बाय कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सेपरेटेड बाय 2.5 mm, है ना, 2.5 mm है। कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग, जो कैपेसिटर है, द कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर कितना चार्ज है, मतलब कैपेसिटर पे चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू, यानी 400 वोल्ट, 400 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर किया, ठीक है। सप्लाई हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, देखो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है, मतलब पूरे इसका पूरा यही मकसद है कि हमें क्या निकालनी है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये कैलकुलेट करनी है। देखो हमारे पास एरिया कितना गिवन है, दैट इज एरिया इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये गिवन है। डीबी हमारे पास गिवन है, यानी 2.5 mm, ठीक है, और चार्ज इज कनेक्टिंग टू ए, यानी वोल्टेज भी गिवन है, दैट इज 400, पोटेंशियल भी गिवन है ना। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या निकालनी है, एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का हमारे पास क्या रिलेशन था, दैट इज 1/2 CV², ये रिलेशन आया था, लेकिन C तो हमारे पास है नहीं, तो हमें यहाँ से C का यूज करके निकालना पड़ेगा। C जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एयर में रख रहे थे, तो हमारे पास क्या था, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है, A भी हमारे पास D भी है, तो इसको हम यूज कर ले, C निकाले, यहाँ से C कैसे आ जाएगा, एरिया देखो 1 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम अगर मीटर में चेंज करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, वह यानी 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते, तो 90 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 9 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम ये 9 इंटू 10⁻⁴ बनेगा, ये हो जाएगा, है ना, जब हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जब एरिया लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁴ मीटर, मीटर में चेंज किया, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास 2.5 mm है, तो 2.5 इंटू 10⁻³ है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हो गया। और अब हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए, तो कैपेसिटेंस निकाल लें यहाँ से, एरिया क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12, और डी की जगह पे ये लिख लें 2.5 इंटू 10⁻³ है ना। यहाँ से कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे, जितनी भी जो भी कैपेसिटेंस आएगी उसको हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यानी देखो अगर मान लिया कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास लिखें, मतलब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, तो 1/2 C की जो भी वैल्यू रख देंगे, ये हमारे पास आई तो 400 का स्क्वायर रख देंगे, जो भी C आएगी यहाँ से C की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे आज के जो न्यूमेरिकल और जो हमारा कैपेसिटेंस चैप्टर है वो क्लियर होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रेजिस्टेंस,
ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।